शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम फ्रंट पेज के साथ में। फ्रंट पेज की पहली न्यूज़ है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। आईपीसीसी ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें क्या क्या डाटा दिया गया है इसको हम देख लेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग आखिर होता क्या है। ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर कई सारी गैसें मौजूद हैं। इन्हीं में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और मौजूद है मीथेन गैस। ये गैसें क्या काम करती हैं? सूरज से आने वाली किरणों को, हीट को रोक के रखती हैं। ठीक है। अब नेचुरली वायुमंडल में कुछ मात्रा में तो ये अवेलेबल हैं ही, लेकिन जब ह्यूमन एक्टिविटी के चलते चलते इनकी जो सांद्रता है, ठीक है, इनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लगती है, तो इसी के साथ साथ सूरज की जो गर्मी है अब वो और भी ज़्यादा रोक के रखती है पृथ्वी को। इससे पृथ्वी और भी ज़्यादा गर्म होती है। ये जो गैसें हैं इनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें। पृथ्वी का इन गैसों के माध्यम से गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। कई सारी ह्यूमन एक्टिविटी हैं, जैसे कि कारखानों से, घरों में आप जीवाश्म ईंधन का यूज़ कर रहे हो, कोयला, प्राकृतिक गैस, इनके जलने से, ठीक है, वाहनों के चलाने से CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं, वायुमंडल में जाती हैं, पेड़ों को काटा जाता है। इसी के चलते चलते ग्रीन हाउस गैसेस हमारी पृथ्वी में उनका जितना लेवल होना चाहिए उससे अधिक लेवल हो जा रहा है, और फिर ये सूरज की किरणों को अपने में रोक लेती हैं। अब नॉर्मली हम जब भी जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुनते हैं ना, तो हमें दोनों चीज़ें एक सी ही लगती हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। जलवायु क्या होती है? यदि पार्टिकुलर एरिया की यदि हम बात करें, ये एरिया है इंडिया का, इंडिया के मैप का, इस एरिया का हम लंबे समय तक डाटा इकट्ठा करते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर कितना रहा, औसत टेम्परेचर कितना रहा, औसत मौसम की दशाएं कैसी रहीं, ठीक है, ठंडा था, गर्म था। आप मान के चलो 30 साल तक का यदि डाटा यहाँ का बता रहे हो, तो इसका मतलब ये है आप वहाँ की जलवायु बता रहे हो। किसी स्थान विशेष की लंबे समय तक औसत जो वायुमंडलीय दशा होती है उसको ही हम जलवायु कहते हैं। अब इसमें जो जो चीज़ हम शामिल किए थे, जैसे कि टेम्परेचर, वर्षा, आर्द्रता, हवा, वायुमंडलीय दबाव, समुद्र का टेम्परेचर, ये सारी इसकी छोटी छोटी यूनिट है। इसी को मिलकर के हमने कहे हैं कि जलवायु। इन्हीं में जब चेंज आता है तो हम उसको कहते हैं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया औसत मौसम, जैसे कि टेम्परेचर, वर्षा, आर्द्रता, हवा, वायुमंडलीय दबाव, समुद्र का टेम्परेचर, यदि इसमें लगातार परिवर्तन होने लगता है तो इसको हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन। लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर होता है उसमें यदि वृद्धि हो रही है तो उसको हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। अब हम आ जाते हैं आईपीसीसी की रिपोर्ट की तरफ, मतलब न्यूज़ वाले सेक्शन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। आईपीसीसी की रिपोर्ट फॉरकास्ट करती है फ्यूचर ऑफ सीवियर वेदर। मतलब ये हो गया है, ये रिपोर्ट बता रही है आने वाला जो समय है वो जो वेदर रहेगा वो अब ठीक नहीं रहेगा, उसमें बदलाव आने वाले हैं, वो भी अच्छे नहीं, बुरे बदलाव आने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग टू ट्रिगर एक्सट्रीम रेन इन साउथ इंडिया। हमारा नीचे का जो एरिया है साउथ वाला, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होने वाला है एक्सट्रीम रेन के चलते चलते। और ये कैसे हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, ऐसा आईपीसीसी की रिपोर्ट फॉरकास्ट करती है, अनुमान लगाती है। ठीक है, कई सारे ओशियन हैं हमारी धरती में, उसी में से शामिल है एक हिंद महासागर, इंडियन ओशियन कहते हैं। तो इंडियन ओशियन तेजी के साथ में गर्म हो रहा है अदर ओशियन की यदि हम तुलना करें तो। अब अलग और भी जो महासागर हैं उनकी तुलना में इंडियन ओशियन ज़्यादा गर्म हो रहा है।
ऐसा कहना है लेटेस्ट रिपोर्ट बाय द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी। इसको रिलीज़ किया गया था मंडे के दिन। ठीक है, साइंटिस्ट लोग वार्निंग दे रहे हैं कि इंडिया विल विटनेस इंक्रीज्ड हीट वेव्स। गर्मी का जो मौसम रहता है उसमें भी हमको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा फ्लडिंग देखने को मिलेगी, विच विल बी द इरिवर्सिबल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये सब इफेक्ट जो है क्लाइमेट चेंज का। यदि हम करंट ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग ट्रेंड को देखें ना, तो इसमें हमें एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा इंडिया में। मतलब एवरेज जो वर्षा होती है अब वो वर्षा और भी ज़्यादा होगी, विथ मोर सीवियर रेन एक्सपेक्टेड ओवर साउदर्न इंडिया इन कमिंग डिकेड। साउदर्न इंडिया में और भी ज़्यादा वर्षा हमको देखने को मिलने वाली है आने वाले डिकेड में। तो आईपीसीसी के जो लेखक हैं उनकी 6th असेसमेंट रिपोर्ट है ये, क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिक। इनका कहना है कि ओशियन का जो गर्म होना है इसी के चलते चलते क्या होगा, राइजिंग इन सी लेवल्स लीडिंग टू फ्रिक्वेंट एंड सीवियर कोस्टल फ्लडिंग इन लो लेवल एरिया। समुद्री जल की जब मात्रा बढ़ेगी समुद्र में तो जो कोस्टल वाले एरिया में लोग रह रहे हैं वो फ्लड का सामना करेंगे। अब हमारे जो समुद्री तट है वो है 7517 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। इंडिया वुड फेस सिग्निफिकेंट थ्रेट फ्रॉम द राइजिंग सीज। अब हमारा जो सी लेवल है वो बढ़ेगा, इंडिया ऐसा फेस करने वाला है। अब कुछ पोर्ट वाली सिटीज़ हैं, बंदरगाह वाली सिटी जैसे कि चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, सूरत और विशाखापट्टनम। 28.6 मिलियन पीपल वुड बी एक्सपोर्ट टू कोस्टल फ्लडिंग इफ सी लेवल राइज बाई 50 सेंटीमीटर। यदि समुद्र का लेवल 50 सेंटीमीटर भी बढ़ जाता है तो कोस्टल एरिया में बंदरगाह वाले शहर हैं वहाँ पर रहने वाले 28.6 मिलियन पीपल जो है प्रभावित होंगे। अब जो मानसून है, मानसून एक्सट्रूप आर लाइकली टू इंक्रीज ओवर इंडिया एंड साउथ एशिया। तो मानसूनी पवनों के चलते चलते ही हमारे इंडिया में और एशिया में वर्षा होती है। मानसून जो पवनें रहती हैं वो एक निश्चित समय में निश्चित दिशा में चलती हैं, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर। इसी के चलते चलते हमारे देश में वर्षा होती है। तो मानसूनी पवनें भी ज़्यादा चलेंगे, इंक्रीज ओवर इंडिया एंड साउथ एशिया, जबकि फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉर्ट इंटेंस रेनी डेज आर एक्सपेक्ट टू ड्राइड। लेकिन जब जो कुछ समय के लिए एकदम तेजी से वर्षा होती है ना वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो मॉडल्स हैं वो ये भी इंडिकेट कर रहे हैं लेंथनिंग ऑफ द मानसून ओवर इंडिया बाय द एंड ऑफ 21वीं शताब्दी विद द साउथ एशियन मानसून प्रेसिपिटेशन प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज। 21वीं शताब्दी जैसे ही समाप्त होगी तो मानसून अब छोटे समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए आने वाला, मतलब लंबे समय के लिए मौसम में बदलाव हमको देखने को मिलेंगे। और जो साउथ एशियन मानसून का जो वर्षण प्रोजेक्शन है वो भी इंक्रीज होने वाला है। अब जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, आखिर रीजन क्या है ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन का, तो रिपोर्ट का कहना है कि प्लानेट वाज इररिकवरेबल heated toward warming by 1.5 degree Celsius over pre-industrial time in the next 2 decade। आने वाले 2 दशक से हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर किस प्रकार से 1.5 डिग्री जो है सेल्सियस बढ़ जाएगा। अब 2015 में पेरिस एग्रीमेंट रहा था, कीपिंग ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेल्सियस ऑफ द प्री इंडस्ट्रियल लेवल बाय द टर्न ऑफ सेंचुरी एंड endeavoring to limit to 1.5 डिग्री सेल्सियस वाज द हार्ट ऑफ द 2015 पेरिस एग्रीमेंट।
2 डिग्री से हमको वैश्विक तापमान को कम रखना है, 2015 का पेरिस एग्रीमेंट ऐसा कहता है। अनलाइक एक्सट्रीमली डीप इमिशन कट्स आर अंडरटेकन बाय ऑल कंट्रीज इमीडिएटली। तो जब तक कंट्री तेजी के साथ में ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन को कट नहीं करेंगी, तब तक ये जो टारगेट रखा गया है वो अचीव होना बहुत मुश्किल है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के। यहाँ से हम कुछ चीज़ें बातें जानते हैं, जैसे कि हमारी जो समुद्री संपदा है, हमारे पास इतना बड़ा जल का जो भंडार है समुद्र के रूप में, वहाँ पर कौन कौन से खतरे हैं और उनसे लड़ने के लिए हमें क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये सारी जानकारी यहाँ से हमको पता चल जाती हैं। यहाँ पर यूएनएससी में मोदी के द्वारा भाषण दिया गया था, तो उसी भाषण के यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट बताए गए हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है समुद्री रास्ते में वो होता है पायरेसी और आतंकवाद। ठीक है, पायरेसी मतलब जो समुद्री डाकू रहते हैं ना, वो लोग जहाज़ों का माल लूट लेते हैं, जहाज़ लूट लेते हैं। और इसके अलावा आतंकवाद भी देखने को हमको मिलती है। इसके अलावा कई सारे देशों के बीच में मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं, कोई कहता है इतना एरिया हमारा, कोई उसमें चला जाता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और प्राकृतिक आपदाएं भी समुद्री डोमेन से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं। इसमें कुछ मेन बातें जो प्रधानमंत्री के द्वारा बोली गई थी उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट जो सिद्धांत है वो ये बताया गया है कि लेजिटिमेट मैरीटाइम ट्रेड से जो भी बैरियर हैं उनको हमें हटाना है। ठीक है, हम सभी की समृद्धि समुद्री व्यापार के सक्रिय फ्लो पर निर्भर है। दूसरी बात यह है समुद्री विवाद का समाधान हमें शांतिपूर्ण और इंटरनेशनल जो लॉ बने हैं उसी के आधार पर करना है। तीसरा सिद्धांत ऐसा है कि प्राकृतिक आपदा आ रही है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो मैरीटाइम थ्रेट्स पैदा कर रहे हैं, इनको सब लोग मिलकर ही सामना कर सकते हैं। चौथा सिद्धांत इन्होंने बताया था कि समुद्री वातावरण और जो समुद्र के संसाधन हैं इनको हमें फ्यूचर के लिए सेव करके रखना है। ऐसा नहीं कि आज ही हम सारी मछली पकड़ लें, आज ही सारा कुछ समुद्र के अंदर जो है उसको निकाल लें। पांचवा जो सिद्धांत है वो है जिम्मेदार समुद्री संपर्क, रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन देना होगा। इसके बाद फॉरेन वाले पेज में हम जाते हैं और वहाँ से बेलारूस का मैप देख लेते हैं। बेलारूस का जो पहला मैप है आप देख रहे हैं, उसकी विश्व में लोकेशन बताने के लिए है कि पूरे वर्ल्ड में उसकी लोकेशन आखिर है कहाँ। तो ये लाइट जो ग्रीन कलर है ये आप देख रहे हैं, ये है बेलारूस और ये आता है यूरोप महाद्वीप में। अब यदि हम इसके मेजर सी, ओशियन और जो सर्किल हैं उनको देखें ना, तो ये 66.5 डिग्री का जो सर्किल है ये है आर्कटिक सर्किल। दूसरी रेखा हमें दिख रही है 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। इन दोनों के ही बीच में स्थित है बेलारूस की लोकेशन। अब अलग अलग ओशियन हम देख लेते हैं। बेलारूस के यदि हम नॉर्थ की तरफ देखें तो आर्कटिक ओशियन दिखता है, बेरेंट सी है नॉर्थ की तरफ, और है ये बाल्टिक नॉर्थ सी। ये सारी चीज़ें जो है बेलारूस के, यदि हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, यूरोप के नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो पड़ती हैं। ठीक है, अटलांटिक ओशियन किस तरफ पड़ेगा? अटलांटिक ओशियन भी बेलारूस के पश्चिम वाली दिशा की तरफ पड़ेगा। यदि हम आप पश्चिम में जाते हैं तो यदि हम बेलारूस के नीचे तरफ आएंगे, मतलब दक्षिण की तरफ आएंगे, तो मेडिटेरियन सी पड़ेगा, ब्लैक सी पड़ेगा, और फिर राइट हैंड तरफ पूर्व की तरफ एशिया महाद्वीप चालू हो जाता है। अब इसके वाला मैप हम देख लेते हैं ताकि इसकी बाउंड्रीज हमको पता चले कौन कौन से देश के साथ बाउंड्री को अपनी शेयर करता है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके पूर्व की तरफ। पूर्व की तरफ में ये रसिया के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, काफ़ी लंबी बाउंड्री है इसकी भी। दक्षिण की तरफ आप जाओगे तो यूक्रेन के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। यदि हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो पोलैंड के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और नॉर्थ में और पश्चिम वाले एरिया में दो देश स्थित हैं। ऊपर है लातविया और उसके नीचे स्थित है लुथियाना। तो इतने देशों के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। 3, 4, 5 देशों से बॉर्डर को शेयर करता है। अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं, न्यूज़ में आखिर क्या बात कही गई है। तो अपोजिशन प्लॉटिंग कोप, अपोजिशन वाज प्लॉटिंग कोप, लुकाशेंको का ऐसा कहना है। मतलब अपोजिशन जो पार्टी है वो तख्ता पलट करने की साजिश रच रही थी, ऐसा यहाँ के राष्ट्रपति का कहना है। पिछले साल की इन्होंने बात कर रही। ही स्लैम्स राइवल्स ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द इलेक्शन दैट ट्रिगर्ड मैसिव प्रोटेस्ट। तो जब इलेक्शन हुआ था तो उस समय मैसिव प्रोटेस्ट, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। ठीक है, उसी का 1 साल हो चुका है, इसी के लिए उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है विपक्ष के ऊपर। बेलारूस के अथॉरिटेरियन लीडर हैं ऑन मंडे चार्ज दैट the opposition was plotting a coup in the run-up to last year's presidential election that triggered a months-long wave of mass protest demanding his resignation। तो बहुत ही ज़्यादा विरोध हो रहा था और इनका रेसिग्नेशन लोग मांग रहे थे। इलेक्शन को लेकर के इन्होंने ये बात कही थी कि देखो, इलेक्शन जो है बिल्कुल सही तरीके से और पारदर्शी ढंग से हुए हैं। हमने जो है बहुत अच्छी तैयारी करी, इलेक्शन को भी हमने ट्रांसपेरेंसी के रूप में अंजाम दिया था। लेकिन एक तरफ तो हम फेयरली इलेक्शन करवा रहे हैं और दूसरी तरफ जो अपोजिशन वाले हैं ना, वो अथॉरिटीज़ को कोस रहे थे। बेलारूस की उस समय की कंडीशन बताई गई है जिस समय में प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक है, इनका जो री इलेक्शन हुआ था ना, द लार्जेस्ट ऑफ विच ड्रू अप टू 2 लाख पीपुल। बेलारूस के जो अथॉरिटीज़ हैं रिस्पोंडेंट टू दिस प्रोटेस्ट विथ ए रिलेंटलेस क्रैकडाउन दैट सा मोर देन 35,000 पीपुल अरेस्ट किए गए एंड 1000 बीटन बाय द पुलिस। लीडिंग अपोजिशन फिगर्स हैव जेल्ड फॉर और फोर्स टू लीव द कंट्री। ऐसी कार्यवाही जो है की गई थी इलेक्शन में अपोजिशन वो प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं उड़ीसा से। तो ये रहा उड़ीसा का मैप। जल्दी से हम इसकी बाउंड्रीज़ को देख लेते हैं। और ये समुद्री तट को यदि देखें तो इस तरफ से लग जाती है बंगाल की खाड़ी। ये है पारादीप बंदरगाह और ये रही पुरी और इसी के साइड में है चिल्का झील, यहाँ से क्लियर नहीं दिख रही है। हम बाउंड्रीज को देख लेते हैं। यदि हम इसके पश्चिम की तरफ पूर्व की तरफ जाएंगे तो पश्चिम बंगाल से पूर्व की तरफ जाएंगे तो पश्चिम बंगाल से अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। और यदि नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ और इसका जो पूर्व वाला एरिया है इधर झारखंड और पश्चिम बंगाल पड़ता है। अब हम जा रहे हैं उत्तर से लेकर के पश्चिम तक। तो छत्तीसगढ़ के साथ अपनी बाउंड्री को ये शेयर कर रहा है। थोड़ी सी जगह ये शेयर करता है यहाँ पर तेलंगाना के साथ में। फिर येलो, ये जो आप पिंक कलर देख रहे हैं, गुलाबी कलर, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के साथ में भी अपनी बाउंड्री को उड़ीसा शेयर करता है। अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बात कही गई है। उड़ीसा की सरकार 89 स्टेडियम बनाने वाली है। उड़ीसा की गवर्नमेंट स्टेप अप एफर्ट टू स्ट्रेंथन द स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट बाय डिसाइडिंग टू बिल्ड 89 इंडोर स्टेडियम। तो उड़ीसा की सरकार अपने राज्य में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको बढ़ावा देना चाहती। इसी के चलते चलते वो 89 इंडोर स्टेडियम बनाएगी जिनका यूज़ किया जाएगा आने वाले टाइम में
जैसे हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है तो कभी हॉस्पिटल की कमी चले जाती है तो हॉस्पिटल के रूप में भी इनको यूज़ किया जा सकेगा। इसके अलावा यदि कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाती है, बाढ़, भूकंप, सूखा या और भी स्खलन जैसी चीज़ें, तो उस समय शेल्टर, आश्रय देने का भी ये काम करेंगे। ठीक है, इसके लिए टोटल जो पैसा है 693.35 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है। इंडोर स्टेडियम्स वुड बी कंस्ट्रक्टेड एट प्लेसेस वेयर मॉडर्न स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अवेलेबल। तो जहाँ पर आधुनिक खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है वहाँ पर इनको बनाया जाएगा। इनका जो नाम है वो रखा जाएगा बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम, विल कम अप विद इन नेक्स्ट 18 मंथ। इसके बाद आईपीसीसी की रिपोर्ट थी, थोड़ी सी और छूट गई थी, आगे के पेज में ये दिया हुआ है। तो आगे इनका कहना है कि जो प्रोजेक्शन है टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर में वृद्धि का वुड रीच द 1.5 डिग्री सेल्सियस सिनारियो इन 2030, लेकिन इतना ना रह के ये कितना हो जाएगा 1.6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, विद टेम्परेचर ड्रॉपिंग बैक डाउन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस एट द एंड ऑफ द सेंचुरी। लेकिन नेट जीरो एमिशन के लिए इंडिया ने अभी कोई भी कमिटमेंट नहीं किया है। अब ये जो रिपोर्ट है इसको फाइनलाइज्ड किया गया था और अप्रूव किया गया था बाई 234 ऑथर्स एंड 195 गवर्नमेंट्स, एंड अपडेटेड द साइंटिफिक consensus on extreme weather, human attribution, the carbon budget, feedback cycle, and charts the future state of the climate since the 5th assessment report of 2014। 5वें नंबर की 2014 में जारी की गई थी और ये 6वें नंबर की है जो कि 2021 में जारी की गई है। कई सारे इसमें पेजेस हैं, जैसे कि 3000 प्लस पेज हैं इस रिपोर्ट में। इनका कहना है कि वार्मिंग जो है ऑलरेडी एक्सेलरेटिंग द सी राइज लेवल। ठीक है, इसके अलावा हीट वेव्स भी खतरनाक हो गई हैं, ड्रॉट्स पड़ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं एंड स्टॉर्म्स हमको देखने को मिल रहे हैं। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात की जाती है। ठीक है, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन पहले से कहीं मजबूत आ रहे हैं एंड बेटर, वाइल आर्कटिक सी ice is dwindling in the summer and performance is thawing। इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है परमाफ्रोस्ट, तो एक प्रकार से आप उसको ग्राउंड ही समझ लीजिए, दैट रिमेन्स कम्प्लीटली फ्रोजन। 32 फ़ारेनहाइट या फिर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर कोल्डर फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स स्ट्रेट। पिछले 2 साल का हम यदि उसका डेटा देखें तो कंटिन्यू वो है फ्रोजन वाली कंडीशन में रहता है। तो आर्कटिक सी में जो आइस जमी हुई है वो पिघल रही है। ठीक है, ये सभी जो ट्रेंड है अभी और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं और भी ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें बात करी जाती है कि किस देश की क्या हालत है, कौन कितना कार्बन का उत्सर्जन करता है। इंडिया का नंबर लगता है अभी तीसरा ग्रीन हाउस गैस इमीटर के रूप में, लेकिन पर कैपिटा इमिशन की हम बात करें, प्रति व्यक्ति इमिशन की बात करें तो वो थोड़ा कम है। अमेरिका इमिटेड नियरली 9 टाइम मोर ग्रीन हाउस गैसेस पर कैपिटा देन इन इंडिया 2018 का ये डाटा बताया गया है। यदि उस समय की तुलना करें तो 9 गुना ज़्यादा ये एमिशन करता था। अब जो वर्ल्ड है ऑन ट्रैक फॉर ग्लोबल टेम्परेचर वार्मिंग बाई एटलीस्ट 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड बाई 2100 प्रिडिक्ट द रिपोर्ट। आने वाले टाइम में कितना टेम्परेचर बढ़ने वाला है एवरेज यहाँ पर ये बताया गया है।